25 जुलाई 2026 को जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब कई लोग मोदी जी के इस निर्णय से खुश नहीं थे और अमित शाह जी भी कई दिनों से दिखे नहीं थे। इसलिए कई लोग संशय में थे कि क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय एक मीटिंग चल रही थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एनएसए डोभाल जी मौजूद थे। डोभाल जी बोले, हमें FCRA बिल जल्दी लागू करना होगा, नहीं तो भारत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मोदी जी बोले, विपक्ष इस पर नहीं मानेगा। अमित शाह जी बोले, मैं इस पर काम करता हूं। और इसके कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जो बेहद खतरनाक था। उधर पाकिस्तान में आसिम मुनीर गुस्से में टीवी देख रहा था। जब उसे पता चला कि इंडिया में प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने रिमोट टीवी पर दे मारा और टीवी तोड़ दिया। तभी उसका फोन बजा। उधर CIA एजेंट था। मुनीर, तू नाकारा है। तेरा प्लान सफल होने से पहले ही प्रोटेस्ट खत्म हो गया। जल्दी से कुछ कर। अगर इंडिया में FCRA बिल लागू हो गया तो तेरी खैर नहीं। आसिम मुनीर ने यस सर बोलकर फोन काटा और कुछ दिन बाद कुलगम में टेररिस्ट अटैक हुआ और 3 भारतीय लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन बंगाल में 2 लोग पकड़े गए जिनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से था। इनका प्लान बहुत बड़ा था और अगर ये सफल हो जाते तो भारत को इतना बड़ा नुकसान होता जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बंगाल में जैश-ए-मोहम्मद के 2 लोग पकड़े जाने के बाद डोभाल जी और अमित शाह जी एक मंच पर थे। डोभाल जी ने एक बयान दिया, आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास सभी लोगों को आनंदित करे ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। डोभाल जी ने ये ऐसे ही नहीं बोला था। उस दिन जो हुआ था और हमारी इंटेलिजेंस और अमित शाह जी ने मिलकर जो किया था, उसका हम कभी उधार नहीं चुका सकते। इस पूरे वाकये को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाकर अच्छे से समझना होगा। दरअसल इस सब की शुरुआत प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले हुई थी। भारत सरकार 2 बड़े काम करना चाहती थी। पहला, FCRA बिल लागू करना और दूसरा, ग्रेट निकोबार के समुद्र में तेल मिलने की संभावना के बाद मोदी सरकार ने 80,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लागू किया जो भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला था। जब ये दोनों बातें सबके सामने आईं, तो ये खबर अमेरिका और पाकिस्तान तक पहुंची और यहीं से शुरू हुई एक बड़ी प्लानिंग। पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया था, जबकि भारत ने 2025 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह किया था। लेकिन उसने पाकिस्तान में ऐसा PR गेम खेला कि उसने ये दिखा दिया कि उसने भारत को हरा दिया है और ये छवि उसकी पाकिस्तान में बन गई कि जिन्ना के बाद कोई आया है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। उसने अमेरिका को भी ये यकीन दिला दिया कि उसने लड़ाई जीत ली है और अमेरिका भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहता है क्योंकि वहां कोई स्टेबल सरकार तो है नहीं। सीधे आर्मी चीफ से बात करो और अपना काम निकलवा लो। इससे अमेरिका भारत और अफगानिस्तान पर नजर रख सकता है। इसी बीच अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर में पाकिस्तान ने अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो लड़ाई रुकवाएगा और मध्यस्थता कराएगा। इसलिए आसिम मुनीर का कद पाकिस्तानियों की नजर में और बढ़ गया और इससे आसिम मुनीर को बहुत फायदा हुआ और पाकिस्तान की अंदर की खबर किसी को पता ही नहीं चली। लेकिन झूठ का गुब्बारा कितने दिन तक चलेगा? एक दिन ये झूठ का पुलिंदा फूटना ही था। अमेरिका ईरान की लड़ाई भी नहीं रुकी और ये भिखारी 10 बिलियन का कर्ज लेने अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गए। और इसी बीच POK में कश्मीरियों पर जुल्म, बलोचिस्तान में जुल्म, KPK में जुल्म, उनकी अपनी पॉलिटिक्स में गड़े हुए घड़े धीरे धीरे बाहर आने लगे। असल में जब पाकिस्तान के PM इमरान खान थे, तब अमेरिका उन पर अपना कंट्रोल रखना चाहता था, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। तब इस आसिम मुनीर ने इमरान खान की सरकार गिरा दी, उसे जेल में डाल दिया और एक पपेट PM बना लिया, जो अमेरिका को भी पसंद था। लेकिन अब मुनीर का भांडा फूट गया था। जब आसिम मुनीर की पॉपुलैरिटी घटने लगी और उसका भांडा फूटने लगा, तब उसने वो किया जो पाकिस्तान के हर बौखलाए हुए सेनाधिकारी ने किया है, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जो उसने पाक अधिकृत कश्मीर में किया, वो रूह कंपाने वाला था। पाकिस्तान हमेशा यह कहता आया है कि कश्मीर हमारी शहरग है। अगर कश्मीर अलग हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो गया
और कश्मीर के लोगों को यह बताया गया कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारे लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं और तुम्हारे लिए परमाणु युद्ध भी हो सकता है। लेकिन आज पाकिस्तान अपनी उसी शहरक के सीने पर गोलियां ठोंक रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में आसिम मुनीर ने सबसे पहला काम किया जो सबसे लोकप्रिय दल था वहां का, संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति यानी JAC, उसे प्रतिबंधित कर दिया। यही पाकिस्तान की पुरानी कार्यप्रणाली है। सबसे लोकप्रिय दल को प्रतिबंधित करो, उसका चुनाव चिन्ह छीन लो और फिर कहो कि हमने लोकतंत्र दिया। यही इमरान खान के साथ हुआ, यही 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ। वही कार्य पद्धति हर बार। जब पाक अधिकृत कश्मीर की जनता सड़क पर उतरी तो आसिम मुनीर की सेना ने खुलेआम छाती पर गोलियां दागी। रेंजर्स मौजूद थे, सेना मौजूद थी और दर्जनों लोग मारे गए। जो लोग घायल हुए उन्हें सेना ने ट्रकों में भरकर ले गई, कहा कि उपचार करवाएंगे, लेकिन 3 दिन बीत गए, वो लोग कहीं नहीं पहुंचे। 3 दिन में तो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, ये लोग गए कहां कोई नहीं जानता। ये वो पाकिस्तान है जो कहता था कि कश्मीर हमारी शहरग है और आज उसी शहरग के लोगों को ट्रकों में भरकर गायब कर रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहां कोई अपनी ही शहरग काट रहा है। उन्हीं दिनों भारत में प्रोटेस्ट भी चल रहे थे और जब आसिम मुनीर को पता लगा कि पाकिस्तान में उसकी इज्जत गिर रही है तो उसने एक बहुत खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि प्रोटेस्ट के बीच भारत पर हमला किया जाए और जब भारत पर हमला होगा तो जैसा मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो भारत हमले का बदला लेने के लिए वापस पाकिस्तान पर अटैक करेगा। और जब पाकिस्तान पर अटैक होगा तो आसिम मुनीर पाकिस्तान में अपना PR गेम खेलेगा और एक बार फिर पाकिस्तानियों की नजर में खुद को रिवाइव कर लेगा। उसने ये बला प्लान चालू कर दिया। पहले उसने पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल्स को कहा कि भारत में चल रहे प्रोटेस्ट को कवर करो और दुनिया को दिखाओ कि भारत में क्या हो रहा है। और साथ में एक इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल जो पाक अधिकृत कश्मीर में मुनीर की बर्बरता को दिखा रहा था, उसे बैन कर दिया। और आखिर में अपना प्लान लेकर CIA और चाइना के पास अलग अलग पहुंचा। अमेरिका और CIA पहले से भारत के FCRA बिल और ग्रेट निकोबार के तेल वाले प्रोजेक्ट को लेकर भड़के हुए थे, तो ये सब एक साथ हो गए भारत पर बड़ा हमला प्लान करने के लिए। लेकिन FCRA बिल क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। FCRA पहली बार 1976 में आया था, यानी ये कोई नया कानून नहीं है बल्कि दशकों पुराना है और अलग अलग सरकारें इसमें बदलाव करती आई हैं। कांग्रेस ने भी किए, दूसरों ने भी। लेकिन जब भी BJP सरकार कोई सुधार लाती है तो अचानक एक पूरा इकोसिस्टम चिल्लाना शुरू कर देता है। ये सोचने वाली बात है। FCRA का काम बेहद सीधा है, ये देखना कि भारत में किसी NGO, ट्रस्ट या इंडिविजुअल के पास विदेश से पैसा आ रहा है तो वो कहां से आया, क्यों आया और कहां खर्च हुआ। सोचिए, अगर किसी के अकाउंट में अचानक 50 लाख रुपए आ जाएं, तो उसे CA के सामने जस्टिफाई करना पड़ता है। फिर विदेश से करोड़ों डॉलर आने पर सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है। सरकार पैसा आने से नहीं रोक रही, बल्कि देश में डॉलर आना अच्छी बात है, लेकिन वो डॉलर किस काम के लिए आ रहा है ये जानना सरकार का हक है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत के किसी पहाड़ी इलाके में रेयर अर्थ मिलती है जो देश के लिए बेहद जरूरी है। दुनिया का 60% रेयर अर्थ चाइना में है और 90% चाइना प्रोसेस करता है। अगर भारत को अपना रेयर अर्थ मिले तो चाइना पर निर्भरता कम होगी। लेकिन जैसे ही भारत माइनिंग शुरू करने की कोशिश करे, कुछ NGOs वहां धरना देने पहुंच जाते हैं, पर्यावरण का मुद्दा उठाते हैं और प्रोजेक्ट रुकवाने की कोशिश करते हैं। और इन NGOs की फंडिंग कहां से आती है? विदेश से। ये कोइंसिडेंस नहीं है। गैलाथिया बे प्रोजेक्ट यानी ग्रेट निकोबार, भारत ने इस पर 80 से 90 हजार करोड़ इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट और एक पूरा शहर बनाने की योजना है। ग्रेट निकोबार इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पर है कि वहां से मलैका स्ट्रेट दिखता है, जिस पर चाइना की पूरी नजर है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, चाइना ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट्स और NGOs अचानक एक्टिव हो गए और पर्यावरण, आदिवासियों के अधिकार जैसे मुद्दे उठाकर प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश होने लगी। ये इकोसिस्टम कहां से फंड होता है? FCRA के बिना ये जानना मुश्किल था। 2026 में मोदी सरकार ने FCRA में एक बड़ा बदलाव किया।
अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन एक्सपायर या कैंसिल हो जाए तो उसकी एसेट्स, जमीन, बिल्डिंग, एफडी जो विदेशी पैसे से खरीदी गई हों, उन पर अब गवर्नमेंट की नजर रहेगी। पहले ये गैप था, एफसीआरए कैंसिल होने के बाद भी एसेट्स वही रहती थी। अब नहीं। अगर आपने सच में गरीबों की मदद की, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो एफसीआरए से आपको क्या डर। लेकिन अगर आपने विदेशी पैसे से भारत के प्रोजेक्ट्स रुकवाए, देश में अस्थिरता फैलाई, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया, तो जाहिर है आप डरेंगे। डोभाल जी ने जब कहा था कि भारत को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ चुनौतियां हैं, तो वो इसी की बात कर रहे थे। एफसीआरए वो हथियार है जो भारत को उन अदृश्य दुश्मनों से बचाता है जो न बंदूक उठाते हैं, न बॉम्ब फोड़ते हैं, बल्कि विदेशी पैसे से भारत के विकास को अंदर से खोखला करते हैं। और इसीलिए एफसीआरए का लागू होना उतना ही जरूरी था जितना किसी भी सीमा पर तैनात जवान। अब जब आपने एफसीआरए बिल जान लिया है तो कहानी अच्छे से समझ आएगी। उधर भारत में प्रोटेस्ट जमकर चल रहा था। मोदी जी को ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही थी जो हम यहाँ बता भी नहीं सकते, और यही आसिम मुनीर चाहता था। लेकिन इन सब के बीच होम मिनिस्टर जी गायब थे। वो अपने ऑफिस में बैठे 24 के 24 घंटे मौजूद थे और उनका पूरा फोकस था ये जानना कि बाहर की कंपनीज एनजीओज के जरिए कितना फंड भेजती हैं, उन पैसों का क्या होता है और एफसीआरए बिल कैसे लागू हो। क्योंकि उन्हें पता था कि इस प्रोटेस्ट के बीच बाहर से पाकिस्तान या कुछ अंदर के दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। उधर पाकिस्तान में हर न्यूज चैनल पर सिर्फ भारतीय प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा था और कश्मीर में क्या हो रहा है ये सब छुपा लिया गया था। पूरा पाकिस्तान खुश था कि अब ये प्रोटेस्ट नेपाल और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा और मोदी सरकार गिर जाएगी। पूरा पाकिस्तान इसी में मगन था और आसिम मुनीर ने सीआईए एजेंट को फोन किया। भारत में अटैक का क्या प्लान है? सीआईए एजेंट बोला, भारत में अभी प्रोटेस्ट जबरदस्त चल रहा है, अपने लोग उस प्रोटेस्ट में भेजो जिससे वो वहां जाकर मोदी जी को गंदी गालियां दे, माहौल बिगाड़ें और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाए। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, इस पर कॉल करो, ये तुम्हारी मदद करेगा। आसिम मुनीर ने यस सर बोलकर फोन काट दिया। उसने अगला नंबर चाइनीज एजेंट को लगाया। चाइनीज एजेंट बोला, भारत अंडमान निकोबार में तेल वाला प्रोजेक्ट लागू करने वाला है और वो अंडमान निकोबार पर अपना एक सैन्य कैंप भी बना रहा है। अगर उसने वो सैन्य कैंप बना लिया तो चाइना कभी भारत को दबा नहीं पाएगा, इसलिए कुछ भी करो और ये प्रोजेक्ट ना बनने पाए। हालांकि आसिम मुनीर ने ये बात छुपा ली थी कि वो सीआईए एजेंट और चाइनीज एजेंट दोनों से बात कर रहा है और दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताया था। ये बात याद रखना, आगे पता चलेगा कि पाकिस्तान के इस दोगलेपन का खुलासा कैसे होता है। आसिम मुनीर ने फोन काटकर सीआईए एजेंट ने जो नंबर दिया था उस पर कॉल किया। ये कॉल यूपी के किसी एक गांव में लगी। नाम था रहमान अहमद। दरअसल ये रहमान अहमद अतीक अहमद की मौत के बाद जो भी आईएसआई और बाहरी देशों के आतंकी प्लान होते थे वो यही देखता था। आसिम मुनीर ने उससे थोड़ी देर बात की और फिर बोला, तू अपने कुछ 20 से 30 साल के लड़के प्रोटेस्ट में भेज जो मोदी को गालियां दे और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ाओ कि मोदी सरकार ही गिर जाए। रहमान अहमद ने जी जनाब बोला और अपने काम पर लग गया। और आसिम मुनीर ने आईएसआई से मिलकर एक दूसरा प्लान भी बनाया कि जब तक ये प्रोटेस्ट होगा सबकी नजर दिल्ली पर होगी और उसी वक्त एक और बड़ा हमला होगा जैसे पहलगाम में हुआ था, और उसके बाद भारत हमला करेगा और आसिम मुनीर फिर से पाकिस्तान में पॉपुलर हो जाएगा। दरअसल आसिम मुनीर का एक और बड़ा प्लान था, पाकिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए खुद को आर्मी चीफ बनाए रखना। ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। इधर इंडिया में अमित शाह जी रात को एक एनजीओ की फाइल्स बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। तभी अचानक डोभाल जी अंदर आए और बोले, शाह जी कुछ गड़बड़ है, इस प्रोटेस्ट में कुछ अजीब हो रहा है, हमें इस पर भी ध्यान से देखना होगा। अमित शाह जी बोले, अच्छा सब बात अच्छे से बताओ। डोभाल जी बैठे और एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। डोभाल जी बोले, अमित जी जब से भारत में ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है पूरे पाकिस्तान में सब यही दिखाया जा रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, और साथ में अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट और एफसीआरए बिल से चाइना और अमेरिका वैसे भी बहुत दुखी हैं। प्रोटेस्ट में मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं।
जो आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। और अब प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हटाकर मोदी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अमित जी खिड़की से बाहर रात में दिल्ली की सड़कों को देखने लगे। एक गहरी सांस लेकर डोभाल जी की तरफ देखकर बोले, डोभाल जी, आप सही कह रहे हो। देश में कुछ बड़ा करने का प्लान है। हमें न सिर्फ दिल्ली बल्कि बॉर्डर की तरफ भी ध्यान देना होगा। पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। तभी डोभाल जी के ईयरपीस में आवाज आई, सर ऑफिस आ जाइए, कुछ सुराग मिले हैं। डोभाल जी ने अमित जी से कहा, सर कुछ सुराग मिला है, मैं आपसे कुछ देर में आकर मिलता हूँ, तब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए रखो। अमित जी ने बड़े ध्यान से डोभाल जी की तरफ देखकर बोले, डोभाल जी, आतंकियों को बस एक बार सफल होना होता है। हम उनके हजारों प्लान फेल कर दें और वो सिर्फ एक बार सफल हो जाएं, तो उनका काम पूरा। डोभाल जी बोले, सही कह रहे हैं आप, और वो निकल गए। उधर पाकिस्तान में आसिम मुनीर के दिमाग में एक ऐसा प्लान था जो उसे लगता था कि इस बार फेल नहीं हो सकता। जब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट की आग जल रही थी और पूरे देश की नजर वहां थी, उसी वक्त कुलगम में एक ऐसा हमला करना था जो पहलगाम से भी बड़ा हो। पहलगाम में टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया था। इस बार प्लान था कि सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया जाए। इतना ब्रूटल हमला कि भारत को तुरंत जवाब देना पड़े। आसिम मुनीर ने कुलगाम के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसे उसने पहलवान अटैक का नाम दिया, यानी सीधे, खुलेआम और बेरहमी से हमला। कोई छुपना नहीं, कोई भागना नहीं, सामने आकर हमला करो और अपनी जान देकर भी भारत को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओ कि मोदी जी को बॉर्डर पर जवाब देना ही पड़े। इस पूरे ऑपरेशन को ग्राउंड पर हैंडल करने की जिम्मेदारी थी बंगाल में बैठे दो लोगों की। पहला, अब्दुल, MFI का सरगना, जो पहले से प्रोटेस्ट को उग्र बनाने की प्लानिंग में लगा था। दूसरी, जारा सिद्दीकी, जैश-ए-मोहम्मद की एक ट्रेंड ऑपरेटर जो टेक्निकली बेहद शार्प थी और साइबर अटैक्स में एक्सपर्ट थी। उसके पिता जैश-ए-मोहम्मद के एक सीनियर कमांडर थे और बचपन से ही उसे इसी काम के लिए तैयार किया गया था। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला था रहमान अहमद, जिसे आसिम मुनीर ने CIA एजेंट के दिए हुए नंबर पर कॉल करके एक्टिवेट किया था। रहमान अहमद ने अब्दुल और जारा दोनों को एक इनक्रिप्टेड कॉल पर बताया, कुलगाम में हमला होने वाला है। जैसे ही कुलगाम में हमला हो, उसी वक्त तुम दोनों दिल्ली में अपना ऑपरेशन एक्टिवेट कर देना। प्रोटेस्ट में आग लगाओ, टीवी चैनल्स हैक करो, पावर ग्रिड गिराओ, सब कुछ एक साथ होना चाहिए। अब्दुल बोला, और अगर दिल्ली में कुछ रह गया? रहमान अहमद बोला, तब कुलगाम का हमला काफी है। भारत जवाब देगा, पाकिस्तान पर अटैक होगा और मुनीर साहब का काम हो जाएगा। कुलगाम का प्लान बेहद डिटेल्ड था। जैश-ए-मोहम्मद के 3 ट्रेंड फाइटर्स को पाकिस्तान से LOC के रास्ते भेजा जाना था। ये तीनों AK-47 और ग्रेनेड से लैस होंगे और उनका टारगेट था कुलगाम के एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर सीधा हमला। हमले का वक्त तय था, सुबह का वो वक्त जब शिफ्ट बदलती है और सिक्योरिटी थोड़ी रिलैक्स्ड होती है। रहमान अहमद ने अब्दुल को बताया, जैसे ही कुलगाम में फायरिंग शुरू हो, तुम दिल्ली में प्रोटेस्ट में अपने 20 से 30 लड़कों को सिग्नल दे दो कि अब माहौल बिगाड़ो। और जरा ने बंगाल के उस किराए के फ्लैट में बैठकर अपना लैपटॉप खोला। तीनों सब स्टेशंस की सैटेलाइट इमेजेस सामने थी। टीवी चैनल्स के ब्रॉडकास्ट सिस्टम्स रेडी थे और ट्रिगर का इंतजार था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो उसी मिशन के लिए जी रही थी जो उसके पिता ने उसे सौंपा था। आसिम मुनीर को लग रहा था कि इस बार उसने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें से भारत निकल नहीं पाएगा। एक तरफ दिल्ली जलेगी, दूसरी तरफ कुलगाम में खून बहेगा और पाकिस्तान में वो खुद फील्ड मार्शल की वर्दी पहनकर टीवी पर आएगा और कहेगा, हमने भारत को घुटनों पर ला दिया। डोभाल जी तेजी से अपने ऑफिस पहुंचे और जैसे ही अंदर घुसे, विक्रम एक फाइल लेकर उनके सामने खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो बता रहा था कि खबर है लेकिन अधूरी है। विक्रम बोला, सर हमारी हमिंग टीम को ग्राउंड पर कुछ मिला है। किसी ने प्रोटेस्ट में बाहरी लोग प्लांट करने का प्लान बनाया है, जो भीड़ में घुलकर माहौल को एक कैलकुलेटेड तरीके से एस्केलेट करेंगे। मोदी जी के खिलाफ नारे लगवाएंगे और प्रोटेस्ट को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे जो किसी और की एजेंडा सर्व करे। डोभाल जी ने फाइल उठाई और एक नजर में पूरा स्कैन किया। सोर्स? विक्रम बोला, सर बहुत ही सरफेस लेवल इंटेलिजेंस है, रॉ, अनवेरिफाइड और अनकंफर्म्ड। कौन है, कहां से आ रहे हैं,
कितने लोग हैं, किसका हाथ है, इसमें से कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। बस एक फेंट सिग्नल है जो ये बता रहा है कि इस प्रोटेस्ट में कोई बाहरी आर्किटेक्चर है। डोभाल जी ने फाइल टेबल पर रखी, कुर्सी पर बैठे और कुछ देर चुप रहे। उनका दिमाग उस अधूरी जानकारी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीसेस इतने कम थे कि कोई पिक्चर नहीं बन रही थी। उन्होंने विक्रम की तरफ देखकर धीमी लेकिन पैनी आवाज में कहा, विक्रम, इंटेलिजेंस का सबसे खतरनाक मोमेंट वो होता है जब तुम्हें पता हो कि कुछ हो रहा है लेकिन पता ना हो कि क्या हो रहा है। इस सिग्नल को और खींचो, हर थ्रेड को फॉलो करो और जब तक पूरी पिक्चर नहीं बनती तब तक रुकना नहीं। विक्रम बोला, यस सर। डोभाल जी उठे और खिड़की के पास गए। बाहर दिल्ली की रात में प्रोटेस्ट का शोर दूर से आ रहा था और उस शोर के पीछे कुछ और भी था जो अभी तक इनविजिबल था। डोभाल जी को प्रोटेस्ट में खतरे की खबर तो मिल गई थी, लेकिन कुलगाम में होने वाले हमले के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। वो थोड़ी देर सोचते रहे, फिर विक्रम से बोले, मैं होम मिनिस्टर की तरफ जा रहा हूँ, तुम इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि ये सुराग के तार कहाँ जुड़े हैं। इतना बोलकर डोभाल जी होम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। गाड़ी में बैठे बैठे उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। प्रोटेस्ट में बाहरी हाथ है ये तो साफ हो गया था, लेकिन ये बाहरी हाथ कहाँ से आ रहा है, किसका है और इसके पीछे की असली मंशा क्या है, ये अभी भी एक धुंध में था। कुछ बातें स्पष्ट हो गई थी, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो अभी तक अंधेरे में था और कुलगाम में जो तूफान आने वाला था उसकी भनक तक डोभाल जी को नहीं थी। उधर कुलगाम में सब कुछ बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से प्लान हो रहा था। जैश ए मोहम्मद के 3 ट्रेंड फाइटर्स LOC के उस तरफ पहले से तैयार थे। AK-47, ग्रेनेड्स और एक स्पेशल IED जो चेक पॉइंट के गेट पर डिटोनेट होना था। तारीख तय की गई थी 26 जुलाई, वही दिन जब दिल्ली में प्रोटेस्ट अपने चरम पर होगा, जब पूरे देश की मीडिया की नजर कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर होगी और जब हर टीवी चैनल सिर्फ प्रोटेस्ट कवर कर रहा होगा। उसी वक्त कुलगाम में ये हमला होगा, जब कोई देख नहीं रहा होगा, जब सिक्योरिटी का ध्यान बटा होगा और जब पूरा देश एक और मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन रहमान अहमद ने एक और चालाकी की थी। उसने अपने 20 से 30 लड़कों को 20 जुलाई से ही प्रोटेस्ट में घुसा दिया था। ये लड़के स्टूडेंट्स की तरह दिखते थे, स्टूडेंट्स की तरह बात करते थे और जेन्युइन प्रोटेस्टर्स के बीच घुल मिल गए थे। उनका काम था धीरे धीरे माहौल गर्म करना। पहले दिन सिर्फ नारे, दूसरे दिन थोड़ा उग्र, तीसरे दिन और ज्यादा, ताकि 26 जुलाई तक प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाए कि पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर हों। और जैसे ही 26 जुलाई को कुलगाम में फायरिंग शुरू हो, उसी वक्त ये लड़के प्रोटेस्ट में आग लगा दें। जरा ने अपने लैपटॉप पर 26 जुलाई की तारीख नोट की और टीवी चैनल्स के ब्रॉडकास्ट सिस्टम का एक आखिरी टेस्ट रन किया। सब कुछ रेडी था। उधर पाकिस्तान में असीम मुनीर अपने कमरे में बैठा कैलेंडर देख रहा था। 26 जुलाई, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और दिल्ली में डोभाल जी की गाड़ी होम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी, कुलगाम के उस तूफान से बिल्कुल अनजान। उधर बंगाल में जारा और अब्दुल बैठे सबको बता रहे थे कि क्या करना है। असल में ये दोनों कुलगाम से ही थे, लेकिन अगर ये सब वहां से करते तो सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चल जाता। इसीलिए ये लोग बंगाल से सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे जिससे किसी को पता ना चले। इधर डोभाल जी होम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अमित शाह जी से बोला, अमित जी, प्रोटेस्ट में कुछ लोग घुस गए हैं जो स्टूडेंट नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अमित जी बोले, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? डोभाल जी बोले, हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करना होगा। पहले हमें ये प्रोटेस्ट खत्म करना होगा और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा होते ही प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। फिर बोले, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर बहुत उछलता रहता है। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि अमेरिका खड़े खड़े पाकिस्तान को लात मारेगा और पाकिस्तान अकेला हो जाएगा। आप बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो और एक काम और करो, मोदी जी को बोलो कि वो इंस्टाग्राम पर युवाओं से सीधे बात करें, इससे थोड़ा माहौल ठंडा होगा। उसके बाद इस्तीफा दिलवा दो और मैं अभी जाता हूं और पता करता हूं कि इसमें बाहरी लोगों को किसने भेजा। डोभाल जी ये बोलकर अपने ऑफिस निकल आए।
लेकिन अभी भी कुलगाम अटैक का कोई पता नहीं था। उस दिन तारीख थी 23 जुलाई और 26 जुलाई को हमला होना था। सिर्फ 3 दिन बचे थे। डोभाल जी ऑफिस पहुंचते ही सीधे काम पर लग गए। विक्रम को बुलाया और बोले, जो भी सुराग मिला है उसे और गहराई से खींचो। प्रोटेस्ट में जो बाहरी लोग घुसे हैं उनका सोर्स कहाँ है ये पता करो। विक्रम तुरंत काम पर लग गया। 23 और 24 जुलाई डोभाल जी की टीम रात दिन काम कर रही थी। साइगेंट, ह्यूमिंट, साइबर सर्विलेंस, हर टूल यूज हो रहा था। लेकिन हर बार एक दरवाजा खुलता तो दूसरा बंद मिलता। लेकिन धीरे धीरे कुछ धागे खिंचने लगे। रॉ की टीम ने प्रोटेस्ट में घुसे कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई किया। उनके फोन्स ट्रेस किए गए और उन फोन्स की कॉल हिस्ट्री में एक नंबर बार बार आ रहा था जो यूपी से ऑपरेट हो रहा था। विक्रम ने डोभाल जी को बताया, सर ये नंबर यूपी के एक छोटे से कस्बे से है, हम इसे और ट्रेस कर रहे हैं। डोभाल जी बोले, जल्दी करो। अगले कुछ घंटों में रॉ की टीम ने उस नंबर के इर्द गिर्द एक पूरा वेब खींचा और जब उस नंबर के ओनर का नाम सामने आया तो विक्रम एक पल के लिए रुक गया। उसने डोभाल जी को फाइल दिखाई। सर, रहमान अहमद। डोभाल जी ने वो नाम पढ़ा। अतीक अहमद की मौत के बाद का सबसे बड़ा आईएसआई का ग्राउंड एसेट। कहाँ है अभी? सर, यूपी में ही है, लोकेशन ट्रैक हो रही है। डोभाल जी ने तुरंत कुल्फा को कॉल किया। रहमान अहमद को अभी पकड़ो, लेकिन क्वाइटली, कोई शोर नहीं। 25 जुलाई की सुबह धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही ये खबर आई, प्रोटेस्ट में एक अजीब सी शांति छा गई। जो लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे वो अचानक कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि उनकी डिमांड पूरी हो गई थी और अब आगे का स्क्रिप्ट उनके पास नहीं था। उसी वक्त रहमान अहमद यूपी के उस कस्बे में एक चाय की दुकान के पास खड़ा था जब पीछे से कुल्फा और उसकी टीम ने उसे दबोच लिया। रहमान अहमद को कुछ समझ आता, इससे पहले वो एक गाड़ी में था। रहमान अहमद को जब डोभाल जी के सामने लाया गया तो डोभाल जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, आगे का क्या प्लान है? रहमान अहमद चुप रहा। डोभाल जी ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने रहमान अहमद के सामने उसके फोन की कॉल हिस्ट्री रख दी। रहमान अहमद का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वो बोला, 26 को कहीं हमला होने वाला है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है, कहां होगा ये मुझे नहीं बताया गया। डोभाल जी की आंखें तेज हो गईं। 26 जुलाई को हमला होना था, लेकिन कहां ये अभी भी पता नहीं था और सिर्फ एक दिन बचा था। इधर पाकिस्तान में जब पता चला कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो आसिम मुनीर को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसका एक प्लान पूरी तरह फेल हो गया था और उसे ये भी पता चल गया था कि रहमान अहमद भी पकड़ा गया। तभी CIA एजेंट का फोन आया। मुनीर, तू नाकारा है, तुझसे एक काम नहीं होता, तेरी सारी फंडिंग रोक दी जाएगी। मुनीर बोला, सर मुझे पता नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे और प्रोटेस्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एक और प्लान है और वो पूरा रेडी है। CIA एजेंट ने पूछा, क्या प्लान है? मुनीर बोला, सर आप भरोसा रखो। CIA एजेंट बोला, चलो एक बार और भरोसा करके देखता हूं। मुनीर ने फोन काटा। तभी चाइनीज एजेंट का भी फोन आया और उसने भी मुनीर को खूब डांटा। मुनीर बहुत गुस्से में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सीधे अब्दुल और जारा को फोन करके पूछा, कल कुलगाम में अटैक हो जाएगा? अब्दुल बोला, सर इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ शक हो गया है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी कुछ नहीं कर सकते। उसने अब्दुल से बोला, फिर कब करोगे अटैक? अब्दुल बोला, जनाब 1 तारीख को रखते हैं, इसमें 50 से ज्यादा भारत के ऑफिसर्स निशाने पर हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा। मुनीर गुस्से में बोला, अब्दुल इस बार ये फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, और फोन काट दिया। डोभाल जी की टीम लगातार काम कर रही थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जारा और अब्दुल का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि हर 6 घंटे पर ऑटोमेटिकली वाइप हो जाता था। हर कॉल एक अलग इनक्रिप्टेड सर्वर से राउट होती थी और लोकेशन ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। रॉ की साइबर टीम ने 3 अलग अलग एंगल से इस नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश की। हर बार एक दीवार सामने आ जाती। 26 जुलाई आई और गई, हमला नहीं हुआ, लेकिन डोभाल जी को जरा भी राहत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब एक प्लान फेल होता है तो दुश्मन नया प्लान बनाता है और नया प्लान पुराने से ज्यादा खतरनाक होता है। 29 जुलाई की रात कुछ हुआ। जारा ने एक गलती की। उसने अपने रेगुलर एन्क्रिप्टेड चैनल की जगह एक बैकअप चैनल यूज किया। शायद प्राइमरी चैनल में कुछ टेक्निकल इशू था,
और उस बैकअप चैनल पर रॉ की सिगिन टीम की पकड़ थी। एक पार्शल मैसेज कैप्चर हुआ, 1 अगस्त कुलगम 50+ टारगेट्स। विक्रम ने तुरंत डोभाल जी को कॉल किया। सर, 1 अगस्त कुलगाम 50 से ज्यादा टारगेट्स। डोभाल जी एक पल के लिए चुप रहे। सोर्स, सर बैकअप इनक्रिप्टेड चैनल, लेकिन सेंडर और रिसीवर दोनों अभी भी अननोन है। ये चैनल हर 10 मिनट पर सर्वर चेंज करता है। डोभाल जी बोले, हर सर्वर को साइमल्टेनियसली हिट करो, एक भी विंडो मिस नहीं होनी चाहिए। रॉ की साइबर टीम ने अगले 18 घंटे उस चैनल के पीछे लगाए, सर्वर से सर्वर, लोकेशन से लोकेशन। 31 जुलाई की रात 2 बजे विक्रम की स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक करने लगी, बंगाल। विक्रम ने डोभाल जी को कॉल किया। सर, बंगाल में 2 लोग हैं, एक फ्लैट कोलकाता के पास। कंफर्म है? सर, 80% कंफर्म, लेकिन अगर हम गलत हुए तो असली लोकेशन मिस हो जाएगी। ये इंटेलिजेंस का सबसे कठिन मोमेंट था, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ एक इरिवर्सिबल डिसीजन। डोभाल जी ने एक पल सोचा और बोले, कुल्फा और अभय को भेजो क्वाइटली। अगर वो वहां है तो पकड़ो, नहीं है तो वापस आ जाओ, कोई शोर नहीं। 1 अगस्त सुबह के 4 बजे कुल्फा और अभय की टीम उस फ्लैट के बाहर थी। बिल्डिंग के तीनों एग्जिट्स कवर थे, लेकिन उसी वक्त कुलगम में जैश ए मोहम्मद के 3 हाईली ट्रेंड फिदायन LOC पार कर चुके थे। ये वो फाइटर्स थे जिन्हें स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए 6 महीने ट्रेन किया गया था और जिनके पास AK-47, अंडर बरेल ग्रेनेड लॉन्चर्स और सुसाइड वेस्ट्स थे। टारगेट था कुलगम का एक CRPF चेक पॉइंट, जहां उस सुबह एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीफिंग होने वाली थी, जिसमें 50 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होते। अगर ये हमला सफल हो जाता तो एक साथ इतने सीनियर ऑफिसर्स का जाना भारत की सिक्योरिटी ऑपरेट्स को अंदर से हिला देता। सुबह के 5 बजे कुलगम चेक पोस्ट पर शिफ्ट चेंज हो रही थी। यही वो 90 सेकेंड विंडो थी जिसे आसिम मुनीर के प्लानर्स ने आइडेंटिफाई किया था, और उसी पल तीनों फाइटर्स ने एक साथ फायरिंग शुरू कर दी। 5:02 बजे डोभाल जी के ईयरपीस में आवाज आई, सर, कुलगाम में अटैक। डोभाल जी की आंखें एक पल के लिए बंद हुई, फिर बोले, कुल्फा, फ्लैट पर जाओ अभी। उसी वक्त बंगाल के उस फ्लैट में जारा अपने लैपटॉप पर टीवी चैनल्स का हैक ट्रिगर करने की तैयारी में थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थी और अब्दुल अपने फोन पर आसिम मुनीर को सक्सेस का मैसेज टाइप कर रहा था। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड और। तभी दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला और फ्लैट की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। कुल्फा की टीम ने अंदर घुसने से पहले बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी थी। अंधेरे में जारा ने पैनिक में लैपटॉप का लिड बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुल्फा की थर्मल इमेजिंग ग्लासेस ने उसे उसी पल लोकेट कर लिया था और एक हाथ आया जिसने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि लैपटॉप नीचे गिर गया। अब्दुल ने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां अभय पहले से खड़ा था। कहां जा रहे हो? दोनों पकड़े गए, लेकिन कुलगम में जो हो चुका था वो नहीं रोका जा सका। जैश के तीनों फाइटर्स और CRPF की क्विक रिएक्शन टीम के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई। तीनों फाइटर्स मारे गए, लेकिन इससे पहले 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 50 सीनियर ऑफिसर्स बच गए थे। बड़ा हमला रोक लिया गया था। डोभाल जी को जब ये खबर मिली तो वो कुछ देर खिड़की के बाहर देखते रहे। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, सर, बड़ा हमला रोक लिया। डोभाल जी बोले, हाँ। एक लंबी चुप्पी, फिर बोले, उनके परिवारों का पूरा ख्याल रखा जाए। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा था जो शब्दों से भारी था। कुछ जीतें ऐसी होती हैं जो जीतकर भी दिल में एक दर्द छोड़ जाती हैं जो कभी नहीं जाता। लेकिन डोभाल जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्हें पाकिस्तान को भी सबक सिखाना था। वो उसी दिन होम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ निकल गए। उनके पास एक ऐसी जानकारी थी जिससे वो पाकिस्तान को एक ऐसी चोट दे सकते थे जो बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से लगाई जाती है। होम मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचे तो अमित शाह जी ने डोभाल जी को देखते ही कहा, शाबाश डोभाल जी, आप वाकई काबिले तारीफ है। आपका कर्ज भारत कभी नहीं चुका पाएगा। लेकिन डोभाल जी के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। अमित जी बोले, क्या हुआ? तारीफ पसंद नहीं आई? डोभाल जी बोले, नहीं अमित जी, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन पाकिस्तान अभी बहुत उछलता रहता है कि अमेरिका मेरे साथ है। मेरे पास एक ऐसी खबर है कि अगर हम उसे अमेरिका तक पहुंचा दें तो अमेरिका पाकिस्तान को जरूर लात मारेगा
और पहले की तरह पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। अमित जी बोले, हाँ बताइए। डोभाल जी बोले, जब से ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान अपने आप को बड़ा अमेरिका प्रेमी दिखा रहा है। लड़ाई खत्म करो, दोस्ती करो, ये दिखा रहा है। लेकिन ये पीछे से अमेरिका को पीठ में छुरा घोंप रहा है। असल में पाकिस्तान पर चाइना का $10 बिलियन का कर्ज है और चाइना ये कर्ज मांग रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के पास कुछ है नहीं, तो बदले में चाइना अपने हथियार पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेज रहा है और यही हथियार अमेरिका के खिलाफ यूज हो रहे हैं। अगर हम ये बात अमेरिका तक पहुंचा दें तो आसिम मुनीर को जरूर लात पड़ेगी। अमित जी की आंखों में एक चमक आई, ये करो। और ऐसा ही हुआ। भारत ने यह खबर ट्रंप तक पहुंचा दी। ट्रंप ने भी वैसा ही किया। उसने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया। यूएई, कतर और सऊदी अरब से ईरान से बात करने को कहा और इस पूरे डिप्लोमेटिक प्रोसेस में पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं था। जब ये बात आसिम मुनीर को पता चली तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। CIA से फंडिंग रुकी, अमेरिका ने मुंह फेर लिया और सऊदी अरब ने भी आंखें चुरा ली। और वापस से POK में दंगे, बलूचिस्तान के हाल और पाकिस्तान किस तरह जल रहा है, ये खबरें वापस आने लगी। आसिम मुनीर के सारे PR गेम्स एक एक करके ध्वस्त हो गए। जय हिंद।